नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा संस्कृत की शिक्षण विधियाँ। इसमें अपन ने देखा परंपरागत प्राचीन विधियाँ, आधुनिक नवीन विधियाँ और नवीनतम उपागम। और इसमें सबसे पहले अपन ने देखा था कि परंपरागत और प्राचीन विधियों में पाठशाला विधि गुरुकुल परंपरा के नाम से जानी जाती है। दूसरी विधि है व्याकरण अनुवाद विधि, से भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आज इस वीडियो में पाठशाला विधि गुरुकुल परंपरा का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पाठशाला विधि यह विधि प्राचीनतम विधि है। इसका मुख्य उद्देश्य 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। इसे गुरुकुल पद्धति, व्याकरण पद्धति, प्राचीन पद्धति, पंडित पद्धति, पाठशाला विधि आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता है और इसमें शिष्य के लिए छात्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात छात्र मतलब छत्र की तरह गुरु के साथ रहना और उसकी सेवा शुश्रूषा करना और विद्या प्राप्त करना। अब हम आगे बात करते हैं कि पाठशाला विधि में किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है या गुरुकुल परंपरा में किन का प्रयोग होता है। सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति, व्यक्तिगत विधि, सूत्र विधि, पारायण विधि, वाद विवाद, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, कथोकथन, कक्षा नायक, भाषण विधि। इन सब विधियों का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले मौखिक एवं व्यक्तिगत विधि। यह वैदिक शिक्षा मौखिक ही होती थी। वेद मंत्रोच्चार का बार बार मौखिक उच्चारण करके कंठस्थीकरण किया होता था, उसे याद करवाया जाता था। छात्र द्वारा किए गए कार्य को, उच्चारण संबंधी दोषों को शिक्षक व्यक्तिगत रूप से दूर करता था। प्रतिदिन नवीन पाठ प्रारंभ होने से पूर्व पीछे पाठ का मूल्यांकन होता था। अब तक के पढ़ाए गए पाठों को मुख्य बिंदुओं के आवृत्ति के बाद आगे बढ़ाया जाता था। उसे कंठस्थीकरण याद करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। इसका प्रमुख लाभ ये होता था कि छात्र का उच्चारण शुद्ध होता और मौखिक अभिव्यक्ति में वो सशक्त हो जाता। दूसरा है सूत्र विधि। जटिल विषयों को समझने में, याद रखने में सुविधा होती है। उद्देश्य गागर में सागर भरना होता था और सूत्रों के माध्यम से ही अध्ययन करवाया जाता था। इसमें व्याकरण के सूत्र प्रमुख रूप से आते हैं। संस्कृत व्याकरण व दर्शन शिक्षण की प्राचीन विधि है। इसके द्वारा नियमों को सूत्र में कंठस्थीकरण किया जाता था। इसका लाभ यह है कि जटिल विषयों को समझने के बाद उन्हें याद रखने की सुविधा होती थी। तीसरा है पारायण विधि। कंठस्थीकरण पर बल देते हुए वैदिक मंत्रोच्चारों को बार बार आवृत्ति करके उन्हें कंठस्थ करवाया जाता था और वैदिक मंत्रों के स्वर पाठ को ही पारायण कहते थे और ऐसे करने वाले को पारायणिक कहा जाता था। इसका प्रमुख लाभ ये है कि इसमें प्राप्त ज्ञान को स्मृति में संचित रखने में अधिक बल मिलता था। आगे है वाद विवाद विधि। इस विधि में किसी भी विषय पर चर्चा की एक औपचारिक विधि है। वाद विवाद में 2 परस्पर विपरीत विचारों के समर्थन करने वाले अपना अपना तर्क रखते हैं और दूसरे के कथन का खंडन भी करते हैं। इसे शास्त्रार्थ या संवाद विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रमुख लाभ ये है कि तर्क शक्ति का विकास होता है, भाव प्रकाशन की शक्ति का विकास होता है। व्याख्या विधि। छात्रों की शंकाओं को समाप्त करने के लिए गुरु व्याख्या विधि का अनुसरण करते थे। इसके 6 अंग हैं। इस श्लोक के द्वारा इसे हम समझ सकते हैं। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहो, वाक्य योजना, आक्षेपो, अकथ, समाधानम, व्याख्यानम, पदधिमदम। इसके प्रमुख लाभ ही होते थे व्याख्या विधि के कि विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती, मानसिक क्रियाशीलता का विकास होता, भाषा पर अधिकार होता। अगली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर के माध्यम से व्याख्यान होता था। इसमें प्रत्येक प्रश्न के पश्चात छात्र उनकी आवृत्ति करते और इस प्रकार संपूर्ण व्याख्यान समाप्त होता। इसमें जिज्ञासु छात्र सक्रिय होते थे। ये इसका प्रमुख लाभ है। तर्क और निरीक्षण की शक्ति का विकास होता था। आगे है कथा कथन विधि। किसी भी विषय वस्तु को रुचिकर बनाने के लिए उस समय
बीच बीच में कथाएं भी सुनाई जाती थी, जैसे हितोपदेश, पंचतंत्र आदि। इसका लाभ ये होता था कि अध्ययन को रुचिकर बनाने एवं सरल बनाने में ये सहायक होता था। कक्षा नायक विधि। जब गुरुकुल में गुरु अनुपस्थित होते थे तो मेधावी होशियार छात्र गुरुकुल में अन्य छात्रों को पढ़ाते थे। इसको कहते हैं कक्षा नायक विधि। इसका लाभ यह है कि शिक्षण करवाने वाले छात्रों में आत्मविश्वास आता, मेधावी छात्रों को शिक्षण प्रशिक्षण बल मिल जाता था। अगली विधि है भाषण विधि। कई बार गुरु विषय को स्पष्ट करने के लिए लंबे लंबे भाषण व व्याख्यान देते थे, कथा आदि का सहारा लेते थे। इसका प्रमुख लाभ ये है कि छात्रों को इसमें विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त होती थी। अगला है व्याकरण विधि। व्याकरण भाषा का प्राण तत्व है। भाषा के नियम व्याकरण में ही होते हैं, इसीलिए भाषा को पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान दिया जाना आवश्यक था। वेदों के अध्ययन के समय पुराने समय में व्याकरण का विशेष पठन पाठन होता था। इसका प्रमुख लाभ ये है कि भाषा का शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित ज्ञान प्राप्त हो जाता था। अंत में है पाठशाला विधि के गुण और दोष। गुणों में सबसे पहला गुण है चरित्र निर्माण में सहायक, मेधावी छात्रों का अधिक विकास, भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत साहित्य के ज्ञान की प्राप्ति, शुरू में होने वाले मौखिक कार्य शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप, शुद्ध उच्चारण का विकास व उच्चारण दोष समाप्ति, कंठीकरण का विकास और स्मृति शक्ति का विकास, ये इसके प्रमुख गुण हैं। अब जहाँ दोषों की हम बात करें तो दोष भी इसमें मंद बुद्धि बालक पिछड़ जाता है, मनोवैज्ञानिक शिक्षण का अभाव होता है, शिक्षण में अंतःक्रिया का अभाव होता है, शारीरिक एवं सामाजिक विकास नहीं होता है, कठोर अनुशासन निरस शिक्षण में निरसता लाते हैं, मौखिक पक्ष का ही विकास लेखन होता है, लेखन का नहीं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को स्थान नहीं मिलता है। तो इस प्रकार अपनी गुरुकुल परंपरा पाठशाला विधि जो है समाप्त होती है। धन्यवाद।